So welcome guys. I can see that a lot of you are already joined. We have अपने पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो 2 मिनट तक आप सेटल हो जाइए। और मैं आपको इतना एक इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि आप आज का जो सेशन है ये टेक्निकल सेशन नहीं है। ये डेटा नाम सुन के लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी डर भी जाते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी आपके दोस्त हैं या फिर एसोसिएट्स हैं या टीम मेंबर्स हैं, सबको ज्वाइन करने की दरखास्त है, क्योंकि आज का सेशन जो है हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने खूब तैयारी की है, अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है और इस तरह से बनाया है कि जो भी आम आदमी है वो समझ सके। और डेटा कोई नई बात नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक हम डेटा शब्द जो है कम से कम 100 बार कानों में पड़ता है, लेकिन उसकी अहमियत क्या है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमको क्या फायदा है। तो ये सेशन बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्यूरेट किया गया है। तो अशोक भाई, प्लीज, यू आर वेलकम। वी हैव 1 minute टू गो, बट यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन। No, I have come to listen to all of you more than anything. आप लोगों को सुनना है। ये डेटा जो है ये हकीकत में हमारी सबसे बड़ी एसेट है, और उस एसेट को एनकैश करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरर के पास अपना डेटा है, होलसेलर के पास अपना डेटा है, अपने सप्लायर्स का, अपने बायर्स का। आज रिटेलर्स के पास अपने सप्लायर्स का डेटा है, अपने कस्टमर्स का डेटा है, और कुछ कुछ लोगों के पास हजारों की संख्या में ये होता है, और कुछ कुछ पुरानी फर्म्स के पास तो लाखों के मात्रा में ये डेटा अवेलेबल होता है उनके पास, क्योंकि उनके दिन के इतने बड़ी क्वांटिटी में जो इनवॉइसेस बनते हैं, कस्टमर बाइंग बनते हैं, वो सारे के सारा डेटा जो है, आई थिंक ये सबसे बड़ी एक पूंजी है सब ज्वेलर्स की। क्योंकि अपने गोल्ड कंट्रोल के कायदे के बाद वी हैव अ प्रैक्टिस ऑफ मेंशनिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कस्टमर हु बाइज फ्रॉम आवर शॉप। तो ये एक डेटा का जो यूज है, आप सबसे पुरानी से पुरानी इंफॉर्मेशन में से खोल लिए जिसने आज तक एनकैश नहीं किया है, और ये डेटा रख के बैठा हुआ है उस पर। 4 आदमी को बिठा दीजिए आपके यहाँ पर, और सारी पुरानी बिल बुक्स के नेम एड्रेसेस आप कलेक्ट कर लीजिए, अगर आप हाथ से करते थे एक जमाने में। और वही डेटा सर आपको इतना रिजल्ट और इतना फायदा दिलाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। आई थिंक आज का जो पैनल है वो एक शानदार पैनल है, बहुत ही नामचीन लोग हैं इस सब्जेक्ट के, बहुत जानकार लोग हैं। हमारे एक मित्र भी है सूरज शांता कुमार जी, जो एक बहुत टेक्निकली इंटेलिजेंटली टेक्निकल तरीके से अपना बिजनेस को चलाते हैं। और अनिल जी जो हमारे पुराने मित्र है, वो इस प्रोग्राम को, वेबिनार को मॉडरेट करेंगे। तो सर, आई हैंड ओवर टू यू अनिल जी, kindly take over and start the proceeding. Thank you, sir. Thank you, Ashok bhai, for the encouraging words. Hi, nice to see you. Hi, Suraj, how are you? Very nice to see you. All well. All well, all well. Okay, तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा जीजेसी और उनके सारे पदाधिकारी जो हैं, उन्होंने बहुत शानदार आयोजन किया है जीजेस वर्चुअल का। और ये जो आज का सेशन है उसकी खूबी ऐसी है कि हम लोग डेटा के बारे में तो कई बार सुन चुके हैं, लेकिन किसी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा पे सेशन ऑर्गेनाइज नहीं किया है, और ये पहली बार हो रहा है। तो डेटा जो शब्द है वो एक विषय है, और जो विषय जो है वो पेचीदा भी है और दिलचस्प भी है। इट डिपेंड्स कि आप किस नजरिए से देखते हो। अगर आप टेक्निकल नजरिए से देखते हो और आप नॉन टेक्निकल हैं तो आपको लगेगा यार क्या बोरिंग ये चीज है। लेकिन आप अगर बिजनेसमैन हैं और अपना बिजनेस
बढ़ाना चाहते हैं और डेटा को सही मानों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये एक सही फोरम है। और हमारे पास आज बहुत अच्छे वक्ता हैं, और सिर्फ वक्ता होने से काम नहीं चलता, श्रोता की भी होने की जरूरी है। और आप सब लोग जुड़ गए हैं, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई किया जाएगा, और जिस तरह से आपको एक नई दिशा दिखेगी कि जिससे हमारे बिजनेस में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसी ली जाए, तो इसके बारे में हम तो बात चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले मेरा फर्ज है कि आज के जो हमारे वक्ता हैं उनकी मैं उनका तारुफ और उनका परिचय करा दूं। तो सबसे पहले है मनीषी सनवाल साहब, और वो है मैनेजिंग डायरेक्टर वॉइस बैक एनालिटिक्स कंपनी के। तो उनका जो आजकल ब्रेड एंड बटर पूरा डेटा से आता है, लेकिन इनका जो एक बैकग्राउंड है, उनका जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो लग्जरी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्वाज ग्रुप से की, और स्वाज ग्रुप तो आप जानते हैं कि स्विस कंपनी है, और उसमें सारे जो ब्रांड्स है, राडो है, ओमेगा है, 17-18 ब्रांड है। तो वहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फिर वो विश्व की सबसे बड़ी लग्जरी कंपनी LVMH, वहां पर वो वॉचेस एंड ज्वेलरी डिवीजन के हेड थे, और बाद में उनका प्रमोशन हुआ और वो मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया बने। और उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से 2 साल में चाइना में भी काम किया। To work in China is something which is a dream of any professional. तो मनीषी जी वहां काम कर चुके हैं, और जब वो वापस आए तो LVMH का बहुत बड़ा कारोबार है। तो जो सारी दुनिया के ड्यूटी फ्री स्टोर्स हैं, तो DFS नाम का ब्रांड है, इट इज को ओन्ड बाय LVMH। तो वहां पर उन्होंने शुरुआत की अपने करियर की मुंबई एयरपोर्ट से, और बाद में मुंबई के अलावा उनके सारे इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां का ड्यूटी फ्री स्टोर्स जो थे वो उनके अंडर है। तो मेरे ख्याल से उनके बारे में उनसे जब बात करेंगे तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से डेटा की झलक उन्हें वहां मिली, बिकॉज if you go to any airport, it is full of people, it is full of people, and they keep on buying liquor, cigarette, so many things. So I think उनको वहां पर डेटा में ऐसा कुछ नजर आया होगा कि जिन्होंने अपने एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर बने। तो वेलकम मनीषी जी, आपसे बात करेंगे। उसके पहले मैं दीपक जी का परिचय हमारे ऑडियंस से कराता हूँ। सो दीपक तुलसियान ने अपने करियर की शुरुआत एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन से की, और उसके बाद वो ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। तो गीतांजलि में काम किया उन्होंने ऑफलाइन स्टोर्स सेटअप किए, और ऑनलाइन वर्टिकल जो था गीतांजलि का, उसके वो हेड थे। तो उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम दोनों की समझ है। बाद में उन्होंने ईबे में काम किया। ईबे तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन स्पेस में ईबे की क्या अहमियत है। ईबे के बाद में उन्होंने इब्जा में ज्वाइन किया, जो 0 से लेके 100 करोड़ तक बिजनेस को बढ़ाया। फिजिकल स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ऑनलाइन चैनल्स, तीनों की समझ है। और ये सब देख के उनका हौसला बढ़ गया, और आजकल ये अपना बिजनेस चलाते हैं। खुद एक कंसल्टेंट है, और वो अपने आप को ग्रोथ कंसल्टेंट कहलाना पसंद करते हैं, बिकॉज ही वांट्स द इंडस्ट्री टू ग्रो। सो वेलकम दीपक जी। तो ये दोनों जो हमारे वक्ता हैं, मनीषी जी और दीपक जी, तो ये आपको ये डेटा के बारे में बताएंगे। लेकिन हमारे जो तीसरे जो वक्ता हैं, सूरज शांता कुमार जी, वो कीर्तिलाल कालिदास नाम की एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस कोयंबटूर में है, और उनके 12 स्टोर्स हैं जो मेनली साउथ में है, लेकिन उनका अच्छा कारोबार अमेरिका में भी है। तो इनके स्टोर्स के अलावा इनका ऑनलाइन में भी अच्छा बिजनेस हो रहा है। एंड कीर्तिलाल एंड सूरज शांता कुमार आर वन ऑफ द अर्ली एडॉप्टर्स ऑफ the online medium. They have realized the potential,
और मैंने ये मुनासिब समझा कि ये दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट जो बात करेंगे तो वो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री से कितना रेलेवेंट है ये तो सूरज जी ही बता सकते हैं, क्योंकि जहां तक मेरे नॉलेज का ताल्लुक है, मेरी नॉलेज भी उतनी ही है जितनी आप सबकी है। आई डिड नॉट से मोर। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। तो अब मैं थोड़ा आज के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ कि देखो ये डेटा शब्द अपने को एज बिजनेस पीपल, एज इन्वेस्टर्स, हम लोग कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और मुझे यकीन है जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं वो CNBC आवाज या फिर जी बिजनेस लाइव। तो जब भी आप ये दोनों चैनल देखोगे तो डेटा शब्द आपको कम से कम 50-60 बार दिन में आएगा। और वो डेटा इसलिए होता है कि डेटा एक पैसा बनाने का जरिया है। तो अगर आप, ये दिलचस्प विषय है, दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अगर उसको सही मानों में समझोगे तो आप मुनाफा कमाओगे, और अगर इसको टेक्निकल सब्जेक्ट समझोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा लगेगा। तो ये हमारे आज के जो ये वक्ता हैं, इन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है, और मैं चाहता हूं कि आप जो भी लोग हमारे साथ अब जुड़े हैं, तो अब भी वक्त है आपके दोस्तों को या एसोसिएट्स या टीम मेंबर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज ज्वाइन इन। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 घंटे तक आपको काफी ऐसी कंसेप्ट समझाई जाएंगी जो आपको आपके बिजनेस में मदद करेगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कई बार सुना होगा डेटा इज द न्यू ऑयल। इसका क्या मतलब है, डेटा इज द न्यू ऑयल? तो इसके बारे में, और किसने कहा? तो अगर आप हिंदुस्तानी हैं, जैसे आप, हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो आप बोलोगे मुकेश अंबानी ने कहा था, भारत के सबसे धनवान इंसान मुकेश अंबानी ने कहा था डेटा इज द न्यू ऑयल। यस, यू आर राइट, उन्होंने जरूर कहा था। लेकिन उसके पहले और एक शख्स थे जिन्होंने पहली बार ये सेंटेंस कहा था, डेटा इज द न्यू ऑयल। उस व्यक्ति का नाम है क्लाइव हम्बी। तो क्लाइव हम्बी एक एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने सबसे पहली बार एक क्लब कार्ड, एक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया था, और उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया टेस्को के मैनेजमेंट। तो टेस्को के मैनेजमेंट को जब उन्होंने ये डेटा की अहमियत समझाई, तो जो टेस्को के चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने कहा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप 3 महीने में मेरे कस्टमर के बारे में जितना जानते हैं, जो समझने में मुझे 30 साल लगे। तो ये डेटा की अहमियत है। और बाद में जब उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया, जो क्लब कार्ड लॉन्च किया, तो जब लॉन्च करते समय उन्होंने कहा कि डेटा इज द न्यू ऑयल। इसका मतलब क्या है कि अगर डेटा ले लीजिए या फिर ऑयल ले लीजिए, अनलेस द डेटा ऑयल आर रिफाइंड, इट इज ऑफ नो यूज। तो जैसे पुरानी इकोनॉमी जो थी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, उसमें तेल का बहुत महत्व था। क्योंकि आज देखिए जो भी हमारे गल्फ नेशन है, तो उनका क्या सोर्स ऑफ वेल्थ इज ऑयल। और आप अगर अमेरिका की भी बात करें तो वेल्थिएस्ट अमेरिकन टू डेट इज जॉन रॉकफेलर, एंड ही वाज द ओनर ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। तो ऑयल का महत्व बिल्कुल कम नहीं हुआ है, लेकिन डेटा की अहमियत बढ़ती है। तो आप अगर देखेंगे द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, हु इज द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन टुडे? जेफ बेजोस, और आप जेफ बेजोस से तो छोड़िए, अमेजन की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप दुनिया के पहले 5 भी व्यक्ति लेंगे तो सब की फॉर्चून डेटा से जुड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो वर्ल्ड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन इवन टुडे, the most valuable company in the world is by market capitalization is Saudi Aramco, which is into oil. So oil or data is the source of wealth for everybody. और ये डेटा की अहमियत इतनी है कि इससे आप बच नहीं सकते। आप किसी भी सेक्टर में हो, या फिर हेल्थ केयर में हो, एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, डेटा की अहमियत सब जगह है। सो डेटा इज ऑल परवेडिंग एंड डेटा इज द मोस्ट पावरफुल
tool that we have today. So we have to understand. और उसमें एक बहुत important issue ऐसा है कि जैसे आपने सुना होगा oil leakage या oil spillage, it can really create a havoc in people's lives, and the world over it has created havoc. Similarly, data spillage and data leakage can do undue harm to mankind. तो इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास इतने दिग्गज लोग हैं जो इस बात पर थोड़ी और टिप्पणी करेंगे. तो सबसे पहले मैं बुलाता हूं मनीषी जी को. मनीषी जी, प्लीज आप अपने आपके थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिए. Thanks Anil, thanks Deepak and Suraj and Ashok bhai for being a part of the forum. Good afternoon, good evening everyone. So मेरे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिससे मैं शुरू करूंगा, और जैसा अनिल भाई ने कहा कि हम कोशिश ये करेंगे कि इसको टेक्निकल ना बनाएं. इवेंचुअली हम एक बिजनेस, आप और हम सब लोग एक बिजनेस रन करते हैं, और इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम वो टूल कैसे काम करता है ये जरूरी नहीं है, उस टूल से हमें क्या फायदा हो सकता है या उस टूल को कैसे यूज करना है ये समझना ज्यादा जरूरी है. So सबसे पहले I'll focus on what is called let's try to demystify कि इसमें नीचे मैंने लाल रंग से लिखा है बड़ी बड़े words like data analytics, big data analytics, predictive analytics, machine learning, artificial language, artificial intelligence. ये सारे टर्म्स हम लोग आजकल सुबह शाम सुनने को मिल जाते हैं. टेक्निकली स्पीकिंग इसमें ये मुद्दा क्यों इतना गर्म हुआ है पिछले 5-7 साल में, या ऐसा क्या हुआ है कि एवरीबडी सीम्स टू बी टॉकिंग इन चीजों के बारे में. इसका एक जो बहुत कोर कारण ये है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है वो ड्रास्टिकली बढ़ गया है पिछले 4-5 साल में. सेलफोन के आने की वजह से, इंटरनेट के ऑल परवेजिव सब जगह आने की वजह से लगभग हर एक बिजनेस एक पॉज से रन हो रहा है. आज की तारीख में बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन चले गए हैं जहां पे आप हर एक चीज कैप्चर कर रहे हो. इन सारे चीजों ने मिलके एक ऐसा कैपेबिलिटी दी है कि आज की तारीख में जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, ये बहुत ज्यादा हो गई है. वॉल्यूम का मतलब है कि कितना डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं. आपके कस्टमर्स की एज है, बर्थडे है, क्या खरीदा, कब खरीदा, कौन सा डिजाइन खरीदा, कब डिजाइन आपने कब लॉन्च करा, उसकी इन्वेंट्री कितनी है, किस प्राइस में गया, आपने मुनाफा कितना किया, ये सारी चीजें आज की तारीख में पॉज में आपके कैप्चर हो रही हैं. ऑनलाइन में तो हद ही नहीं है जो कुछ कैप्चर हो रहा है. मतलब कौन कहाँ से आया, कब आया, सुबह आया, उसने किस इमेज को कितनी देर देखा, किस इमेज से क्लिक करके कहाँ गया, सारी चीजें ट्रैक हो रही हैं, कैप्चर हो रही हैं. तो वो है एक वॉल्यूम ऑफ डेटा जो कि इतना सारा डेटा आ रहा है. दूसरा कहते हैं वेलोसिटी, मतलब किस रेट पे डेटा बन रहा है, हर दिन कितने डेटा पॉइंट नए हमारे पास जमा हो गए. और तीसरा है वैरायटी. वैरायटी का मतलब है कि आज अलग, पहले सिर्फ एक महीने के अंत में हम लोग बही खाता बनाते थे, एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सीए बनाता था और उसी के बेसिस में बिजनेस डिसीजन लिए जाते थे और काम चलता था. आज की तारीख में क्योंकि अलग अलग किस्म का डेटा आ रहा है, कुछ आपके वेब शॉप से आ रहा है, कुछ आपके स्टोर से आ रहा है, कुछ आपके ईआरपी से आ रहा है, कुछ आपके कस्टमर फीडबैक्स होंगे, कुछ आपने अमेजोन में या मार्केट प्लेसेस में लिस्ट करी हुई है, वहां से कस्टमर रिव्यू आ रहे हैं, गूगल के पिन्स आ रहे हैं कि कौन सा कस्टमर कहाँ से सर्च कर रहा है. तो ये अलग अलग किस्म का जो डेटा आ रहा है, इस सबको एक साथ एक नजर से देखना और एनालाइज करना रिफर्स टू वैरायटी. नाउ प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो पुराने नहीं कहना चाहिए, जो कंटेम्प्रेरी एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एक्सेल में लोग काम किया करते थे, वो सारे प्लेटफॉर्म्स या जो आपके ईआरपी की रिपोर्ट्स हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म्स अब ये सारी डेटा स्ट्रीम्स इस वेलोसिटी के साथ, इस वैरायटी के साथ हैंडल नहीं कर पाते. इसलिए देयर आर नाउ न्यू प्लेटफॉर्म्स, एंड बिकॉज एवरीथिंग इज बिकमिंग वेरी इजी टू यूज, तो ये थिंग्स लाइक बिग डेटा एनालिटिक्स एसेंशियली मीन्स इन सारी डेटा स्ट्रीम्स को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी को बिग डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इज दैट कि इन सबको, इन सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ देख के अगर हम ये प्रेडिक्ट कर पाए कि कौन सा कस्टमर क्या बिहेव करेगा, अगर आप ये कह पाओ कि जो कस्टमर मेरे दुकान में आज आया
या 2 महीने पहले आया था, उसके बाद कल फिर आया, उसने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया, वेब शॉप में जाके सर्च किया, वो मेरे से परचेस करेगा। तो प्रिडिक्टिव का मतलब है कि हम इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए कुछ एक गेस कर पाए। और ऑनेस्टली ये भी कहूंगा कि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो आपको यस और नो में आंसर देगी। इवेंचुअली आपको ये सिर्फ एक रास्ता दिखाएगी, एक सिर्फ हमको एक इस तरह का ज्ञान मिलता है कि ये कस्टमर शायद हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदें, फिर हम उनके ऊपर मार्केटिंग करें, उनके ऊपर एफर्ट करें, तो हमको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। नाउ ये सारे टर्म्स को आप एक बार के लिए इसमें ना तो उलझने की जरूरत है, ना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है। ये सारे वो टूल्स हैं, वो स्वॉर्ड्स हैं जो आपको ये बैटल को विन करने में हेल्प करेंगी, मगर वो कैसी बनाई जाती है बहुत ज्यादा रेलेवेंट अभी नहीं है। मेरी समझ से जो बहुत रेलेवेंट है वो एक बेसिक बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस है कि आपको बिजनेस को डेटा एनेबल्ड डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, कि आपकी बिजनेस में आपने क्या फैसला लेना है, आपने डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है, अगर मेकिंग चार्जेस में प्रमोशन कर रहे हैं या डायमंड्स में प्रमोशन कर रहे हैं, या जो भी आप प्रमोशन स्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो हिस्टोरिकली ये होता था कि हमारे को लगता था ये करना सही है, हम कर देते थे। वो होता है कि इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। अच्छे बिजनेस मैनेजर, आप जो अच्छे व्यापारी हैं, जो अच्छे रिटेलर्स हैं, उनमें वो सेंस अच्छा होता है, उनके डिसीजन अच्छे होते हैं। हाउएवर उससे निकल के जो आज का तारीख का जो बात है वो है कि डेटा इनेबल्ड डिसीजन मेकिंग, कि आप पहले, चाहे आपका सेल का डेटा है, प्रमोशन का डेटा है, कस्टमर का डेटा है, आप उस डेटा को एक बार देखें कि अगर मैंने प्रमोशन दिया था उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा तो मुझे वही काम फिर से करना चाहिए, या उसमें कुछ ट्वीक करके, कुछ चेंजेस करके, रिपीट करके फिर आगे को बढ़ना चाहिए। सो द कोर स्टोरी आउट हियर इज दैट वन शुड inculcate a culture of data enabled decision making in your companies. आपकी कंपनी हो, आपके मैनेजर्स हो, उनके मैनेजर्स हो, आपके स्टोर मैनेजर्स हो, सब लोगों को अगर कोई कहता है हमें ये करना चाहिए, तो पहला सवाल ये है कि आप ये किस बेसिस पे कह रहे हो, और हमें दिखाओ डेटा से कि ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ। नो दैट इज द कोर बॉडी लैंग्वेज। एक बार आपने वो फिट कर दिया, बाकी सारे प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है डेटा एनेबल्ड डिसीजन मेकिंग। हम क्या कर सकते हैं आज की तारीख में? बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि एल्गोरिथम्स आपको हाँ या ना का जवाब नहीं देते, मगर ये आपको एक इंडिकेटिव, सजेस्टिव रास्ता दिखाते हैं। सो देयर आर, इफ यू हैव हिस्टोरिकल डेटा, अगर आपके पास पिछले 5 साल का, अशोक भाई ने कहा, अच्छे लोगों के पास पिछले 5 साल, 7 साल, लाखों, 1.5 लाख लोगों का डेटा है, आप इन सारे डेटा को अगर स्टडी करो तो आप ये निकाल सकते हो कि आपका कौन सा कस्टमर कब वापस आएगा या कब आने की संभावना है, और अगर आएगा तो क्या खरीदेगा। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाती है, दिस इज द वैल्यू इन गोल्ड, बिकॉज रादर देन गोइंग आफ्टर ऑल योर कस्टमर्स, यू कैन नाउ गो आफ्टर द सेलेक्ट सेट ऑफ पीपल। ये कुछ एडवांस एनालिटिक्स में मैंने सिर्फ इंडिकेटिव रखा है कि किस तरह की चीजें हम करते हैं, या किस तरह की चीजें आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट में होती देखी होंगी। ये जरूरी नहीं है कि हम में से हर कोई आदमी ये अचीव करने की कोशिश करे और ये कहे कि ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत एडवांस है। जैसा मैंने कहा, जरूरी है कि हम एक डेटा इनेबल्ड डिसीजन मेकिंग की तरफ बढ़े। आज की तारीख में आपने अमेजोन में देखा होगा कि पीपल हु बाय ए टेंड टू बाय दिस बी, वो मार्केट बास्केट एनालिटिक्स कहा जाता है, जो आपके बाइंग बास्केट को देख के डिसाइड करती है कि अगर किसने नेकलेस खरीदा उसका अगला परचेज रिंग होगा। तो आपके डेटा से ये निकाला जा सकता है कि कौन सी 2 चीजें लोग साथ खरीदते हैं, या कौन सी एक चीज आज खरीदते हैं और दूसरी चीज 3 महीने बाद खरीदते हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके आप एक कैंपेन बना सकते हो। सिमिलरली आपको ये दिख जाएगा कि आपके कौन से कस्टमर्स हैं जो हर बार अक्षय तृतीया को वापस आते हैं आपके साथ शॉपिंग करने, या वो कौन कस्टमर्स हैं धनतेरस को वापस आते हैं आपके पास शॉपिंग करने। तो हम आगे भी इस डिस्कशन में इन चीजों को टच करेंगे, बट ब्रॉडली आई एम सेइंग ऑन वन हैंड इट इज सिंपल डेटा लेड डिसीजन मेकिंग, on other complicated end there are people who are doing all these kind of things and getting business benefit. E-commerce में सबसे ज्यादा ये सब चीजें हो रही हैं। Lastly, और on the campaign part, the other thing is that आप डिजिटल कैंपेन को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इस डेटा की मदद से, क्योंकि अगर आप डिजिटली लोगों को चेस कर रहे हैं या डिजिटल कैंपेन कर रहे हैं नेकलेस बेचने के लिए, अगर आप अपने डेटाबेस से वो डेटा निकालें जो लोग नेकलेस खरीदने वाले हैं अगले 3 महीने में, और उनको फेसबुक पे टारगेट करें, आपको ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा फेसबुक पे। एंड आई एम बीइंग जस्ट टू गिव अ सिंबॉलिक इंडिकेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डन इन दैट डायरेक्शन। लास्ट पार्ट मेरी स्लाइड का इज डेटा कंप्लायंस।
ये सारे मुद्दे में एक लीगल स्ट्रक्चर को भी समझ के चलना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि आज की तारीख में हम लोग इंडिया में बहुत ये मान के चलते हैं कि बिकॉज डेटा में एनीवे लॉज अभी बहुत टाइट नहीं है, मगर ये जरूरी है कि हम देखते रहें कि दुनिया कहाँ जा रही है, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपने लीगल कंप्लायंस का टेक केयर कर पाए। बाय एंड लार्ज जो जरूरी है इसमें वो ये है कि अगर हम कस्टमर का डेटा ले रहे हैं मार्केटिंग के लिए तो उसको बता के लें, कस्टमर की नॉलेज में होना चाहिए कि उसने आपको डेटा दिया, आप उसका डेटा यूज करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कस्टमर को ये मालूम होना चाहिए कि वो ये परमिशन आपसे विड्रॉ कर सकता है। अगर मेरा दिल नहीं करता तो मैं आपको ये मेरा मार्केटिंग बंद करना पड़ेगा। नंबर 3, अगर उसको कभी ही शुड हैव अ मैकेनिज्म टू विड्रॉ हिज नेम। अगर उसको कल आपकी लिस्ट से अपना नाम हटाना है, उसके पास वो कहीं एक मेल लिख दे या SMS डाल दे और नाम हट जाए। फिलहाल के लिए 3 चीजें जरूरी है, मगर इन अ जनरल सेंस हमको डेटा का कंप्लायंस या लीगल एंगल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है उस पर एक नजर रखनी जरूरी है। उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की उतनी दरकार नहीं है क्योंकि इंडिया के रूल्स अभी इतने स्टिफ नहीं है। So with that, I will, want to open it up and give back to Anil Bhai for a wider discussion, and we can hear Deepak and Suraj. थैंक यू मनीषी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब शुरुआत में आपसे कहा था कि डेटा इज द न्यू ऑयल, ऐसा मुकेश अंबानी ने कहा, तो उस किस संदर्भ में कहा था। तो आज आप देखोगे कि डेटा जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो हम लोग एक ट्रस्ट के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उस ट्रस्ट का नाजायज फायदा ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो लेती हैं। तो मुकेश भाई ने ये संदर्भ में कहा था कि डेटा इज द न्यू ऑयल, कि इंडिया में जो डेटा, इंडियंस का जो डेटा है उसके हकदार, उसके मालिक इंडियंस हैं, तो उस डेटा की ओनरशिप इंडिया में रहनी चाहिए, उन्होंने कहा। और उन्होंने ऑयल से भी इसलिए रिलेट किया क्योंकि he himself has diversified from oil to consumer company, and the basis of success for a consumer company is basically the data. So ये हो गई मेरी टिप्पणी। और जहां तक मनीषी जी का सवाल है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि 2 टर्म्स जो है जो उनके स्लाइड्स पर लिखी हुई थी लेकिन उन्होंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, तो वो 2 टर्म्स ऐसी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा था बिग डेटा। तो ये बिग डेटा और स्मॉल डेटा में क्या फर्क है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, और वो आम रिटेलर या आम बिजनेसमैन जो ज्वेलरी के बिजनेस से जुड़ा है वो उसको क्या फायदा ये टर्म समझ के, और वो इन चीज को समझ करके बिजनेस से कैसे रिलेट करता। और फाइनल टर्म एक है, मैंने कहीं पढ़ा था कि मेटा डेटा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि डेटा भी है, बिग डेटा भी है, मेटा डेटा भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो ये सब सारी चीजें हाउ डज वन मेक सेंस ऑफ ऑल दिस टर्म्स। So if you can elaborate on that. Data is, like I said, when there is too much of data coming at a very high velocity, बहुत सारा डेटा बहुत तेज रेट में और डिफरेंट वैरायटी का डेटा जब आ रहा होता है, उसको जब एनालाइज करा जाता है तो उसको बिग डेटा बोला जाता है। परसेप्चुअली अगर आप वेब शॉप में सोचें जहां एक कस्टमर के 100 कोऑर्डिनेट्स जमा हो रहे हैं, लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं, सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेटा विच इज लाइंग आउट देयर। आपकी अगर फेसबुक की हर एक पोस्ट के हर एक लाइक्स डिसलाइक सारी चीजें टैबुलेट हो रही हैं, वो किस डेप्थ का डेटा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसेंशियली देयर आर नाउ वर्ल्ड इज इवॉल्विंग टुवर्ड्स कंप्यूटराइजेशन और एल्गोरिथम्स, जहां पे मशीन अपने आप या कंप्यूटर का सिस्टम अपने आप आपके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए करेक्टिव एक्शन ले लेता है। सो उसमें आपको एज अ ह्यूमन इंटरवेंशन की तरह ये करें या नहीं करें नहीं कहना पड़ता। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप डिसीजन ले लेता है। हाउएवर फॉर फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट एयरलाइंस की प्राइसिंग में यूज होती हैं। सो बहुत एडवांस लेवल्स पे सारी चीजें यूज होती है। आज हम जिस फोरम की बात कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज की तारीख में जरूरत भी नहीं है और उस तरह की सॉल्यूशंस भी नहीं है जो इफेक्टिवली कोई वैल्यू ऐड कर पाए। वो चीजें तब आती हैं जब स्कोप ऑफ डेटा या स्कोप ऑफ वेलोसिटी ऑफ डेटा इतना बड़ा हो जाता है
कि आपके एनालिटिकल पावर्स के बियॉन्ड चला जाता है. लास्टली यू सेड मेटा डेटा. मेटा डेटा इज एसेंशियली डेटा अबाउट डेटा. सो एक लाइब्रेरी के कैटलॉग की तरह अगर आप इमेजिन करें कि हर एक किताब लाइब्रेरी में रखी हुई डेटा है, तो जो कैटलॉग होता है जो बताता है कि लिटरेचर की बुक ये लिटरेचर की है या फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, बुक किसके नाम इशू हुई, बुक का ओनर कौन था, ये सारा उसका एक तरह का मेटा डेटा होता है. इसका प्रयोग, एंड आई थिंक दीपक ऑल्सो वुड टॉक अबाउट इट, नेटफ्लिक्स वगैरह के केस में इन लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली मेटा डेटा को यूज कराया है कि हर जो एक मूवी होती है उसके 40 मेटा डेटा कोऑर्डिनेट्स होते हैं. सो अगेन दीज आर आई वुड से intricate topics, very advanced topics. However, from the perspective of doing things to gain business advantage, maybe not so relevant from a applicability perspective. Thank you, Manishi. So now I invite Deepak Tulsian to make his presentation. Welcome, Deepak. Thank you, Anil Bhai. Thank you, JJC, for organizing this session and inviting us to share our learnings, which can help jewelers grow their business using data. Can I request to put my presentation? Okay. जैसा कि अनिल भाई ने हम सबको बताया, डेटा इज द न्यू ऑयल. जो दुनिया के सबसे रिच लोग हैं, उनके फॉर्चून के बिहाइंड कहीं ना कहीं डेटा है. और जैसे मनीषी ने भी बताया, डेटा इनेबल्ड डिसीजन मेकिंग, कैसे डेटा हमें एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है. कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमन बायस हो सकता है जब हम इंट्यूशन लेड डिसीजन लेते हैं, बट जब हम डेटा लेड डिसीजन करते हैं तो थोड़ा इन्फॉर्म डिसीजन करते हैं. चांसेस है हम ज़्यादा सही डिसीजन करें और सही डायरेक्शन में जाएं. तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, जो कि एक नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल है. ये काफ़ी रिसेंट एग्जाम्पल है और मुझे लगा बहुत रेलेवेंट होगा ये समझने में कि डेटा क्यों इम्पॉर्टेंट है और दुनिया की बड़ी कंपनियां डेटा को कैसे यूज कर रही है टू फ्यूल देयर बिजनेस ग्रोथ. नेटफ्लिक्स, जैसे कि आप जानते हैं, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑनलाइन एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर है. रिसेंटली उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया इंडिया में, जिसका काफ़ी सारा उन्होंने प्रमोशन किया पेपर में, ऑनलाइन मीडियम्स में. 2 days ऑफ फ्री अनलिमिटेड वॉचिंग ऑफ कंटेंट नेटफ्लिक्स में, 5 और 6 दिसंबर 2020 के लिए. बहुत ही रिसेंट कैंपेन है. अगर आप इसे देखें, जो उन्होंने बताया कि जो भी नेटफ्लिक्स यूज नहीं कर रहा है वो 2 दिन तक अनलिमिटेड यूजेज कर सकता है फॉर फ्री. अब इसको हम थोड़ा बारीकी से देखते हैं. इज इट रियली फ्री? आप अगर ये स्क्रीनशॉट देखें, यहाँ पर उन्होंने दिया वॉच अनलिमिटेड फॉर फ्री और उसके नीचे उन्होंने मांगा है आपका फोन नंबर और या फिर ईमेल आईडी. बस यही चीज उन्होंने मांगा है. दैट्स ऑल समवन हैज टू गिव टू एक्सेस, रजिस्टर एंड उनका अनलिमिटेड कंटेंट फ्री में देखने के लिए. और यही है डेटा, फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी. आज के जमाने में सबसे वैल्यूएबल डेटा और यूनिक डेटा कस्टमर का होता है मोबाइल या फिर ईमेल आईडी. ये दोनों के साथ आप वो कंज्यूमर के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हो. अभी हम यहीं पर नहीं रुकते हैं. ये तो हो गया डेटा सोर्सिंग. अभी समझिए ये डेटा से उन्होंने क्या हासिल किया. 2 दिन का कैंपेन में मेरे हिसाब से थाउजेंड्स, लैक्स और मे बी मिलियंस ऑफ कस्टमर के फोन नंबर और ईमेल उन्होंने हासिल कर लिया. और ये बहुत ही रेलेवेंट कस्टमर है जिनके पास करेंटली हो सकता है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ना हो, और ये वो कस्टमर हैं जो नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं. तो मोस्ट रेलेवेंट कस्टमर का डेटा मिल गया. और इनके साथ ये भी पता चल गया ये वो कस्टमर है जिनके पास स्मार्टफोन हो सकता है, लैपटॉप या कंप्यूटर हो सकता है, या फिर स्मार्ट टीवी हो सकता है जिसमें वो नेटफ्लिक्स देख सके. ताकि उनको एक टारगेटेड कस्टमर मिल गया तो वो अपने मार्केटिंग को कम से कम स्पेंड में, राइट डायरेक्शन में स्पेंड कर सकते हैं. ये हो गया डेटा सोर्सिंग. अभी आप देखिए, एक बार जब कंज्यूमर रजिस्टर कर लेता है और वो नेटफ्लिक्स में जाके 2 दिन का फ्री कंटेंट देखता है, तब भी वो काफी सारा डेटा इकट्ठा करते हैं. डेटा सिर्फ यही नहीं है जो कंज्यूमर जान के उनको सप्लाई कर रहा है, जैसे कि इस केस में फोन नंबर और ईमेल. वो भी डेटा है जब अननोइंगली एक कस्टमर नेटफ्लिक्स में जाके मूवी या फिर कंटेंट ब्राउज कर रहा है,
नेटफ्लिक्स को बैकएंड से एनालिसिस के तौर पे पता चल जाता है कि किस तरह का कंटेंट उनको पसंद है, सीरीज पसंद है कि मूवीज पसंद है, कौन से लैंग्वेज के कंटेंट उनको ब्राउज करना पसंद है, कौन से लोकेशन से वो ब्राउज कर रहे हैं, कौन से टाइम पे वो वॉच कर रहे हैं। तो ये सब चीजें डेटा जो है वो ऑनलाइन से अवेलेबल हो जाती है, और इसको डेटा इंटीग्रेट करके वो एनालिसिस करके देख सकते हैं कौन से कंज्यूमर को कौन सा कंटेंट दिखाना है, कैसे उसे कन्वर्ट करना है। ये डेटा को यूज करके वो रिमार्केटिंग कर सकते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए। प्लस ये सर्वे भी कर सकते हैं कि अगर आप करेंटली नेटफ्लिक्स यूजर नहीं है तो क्यों नहीं है, आप क्या अमेजॉन प्राइम यूज कर रहे हैं या फिर डिज्नी हॉटस्टार यूज कर रहे हैं, क्या आपको हमारा चार्जेस ज्यादा लग रहा है। काफी कुछ डेटा और इकट्ठा कर सकते हैं, वो उनको हेल्प करेगा क्विक डिसीजन लेने में और इवेंचुअली एक फास्ट ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी हमने जाना डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है। सो अब हम समझते हैं डेटा का एप्लीकेशन कैसे करें। एक बार आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, उसका एप्लीकेशन कैसे करें। सो मेनली दो एप्लीकेशन होते हैं। एक, आप डेटा को यूज करते हो कस्टमर का एक्सपीरियंस और बेटर करने के लिए, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और दूसरा, उस डेटा को आप यूज करते हो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बिजनेस आगे बढ़ता है जब आप सेल आगे बढ़ा लेते हो या फिर प्रॉफिट बढ़ा लेते हो। प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हो भाई आपका एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करके। तो हम पहले चलते कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे डेटा बेटर कर सकता है। नाउ मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है, कस्टमर्स आर नो लॉन्गर बाइंग जस्ट अ प्रोडक्ट और सर्विस, दे आर बाइंग द एक्सपीरियंस। अभी जो रिटेल है ये बन गया कस्टमर कंट्रोल्ड रिटेल। अब ये रिटेलर कंट्रोल्ड रिटेल नहीं रहा, क्योंकि जैसे मनीषी ने बताया, इंटरनेट एक्सेस और स्मार्टफोन एक्सेस एक कस्टमर को अभी काफी ज्यादा स्मार्ट बना चुका है, डिमांडिंग बना चुका है। अभी वो रिटेल को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे, एक कस्टमर के पास में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेलर आज उसके पॉकेट में है, जो कि एक अमेजॉन। वो एक मोबाइल से एनी टाइम एनीवेयर एनीथिंग बाई कर सकता है, वो इतना एम्पावर्ड हो गया है। सो वही एक कंज्यूमर जो है अभी ड्राइवर सीट पे बैठ गया है, वो रिटेलर को बताता है उसे क्या चाहिए। और जो रिटेलर एक कस्टमर फर्स्ट अप्रोच लेता है, वो कस्टमर को बेहतर जान सकता है और उसको बेटर कैटर कर सकता है और उसका एक्सपीरियंस भी बेटर कर सकता है। तो हम समझते हैं कि डेटा को कैसे हम यूज करें टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो देखिए, पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, केवाईसी डेटा हम लेते थे, दैट इज नो योर कस्टमर। टिपिकली नाम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, जेंडर, बर्थडे, एनिवर्सरी, हम कुछ फॉर्म फिलअप करवा के या कोई कॉन्टेस्ट करवा के हम ये ट्रेडिशनली डेटा कलेक्ट करते थे। अभी डेटा, जैसे मनीषी ने बताया, बहुत सारे मेटा डेटा भी अवेलेबल है आज ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंड योर कस्टमर, UYC। आप सिर्फ उसके बेसिक डेमोग्राफिक्स ही नहीं पता करते हो, उनके नीड्स, उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, बिहेवियर, कौन से कम्युनिटी में है, क्या लैंग्वेज वो में बात करना पसंद करते हैं, हर चीज, उनके टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी पता कर सकते हो। तो आप जितना कंज्यूमर को जान सकते हो, आप उतना ही अच्छा मार्केटिंग उनको कर सकते हो और उनको अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहले जो डायरेक्ट मार्केटिंग होता था, SMS, ईमेल या फिर मान लीजिए लीफ लेटर के तौर पे, आप वन वे कम्युनिकेट करते थे। आज आप पर्सनलाइज रिकमेंडेशन कर सकते हो, उनके टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस के तौर पे, उनके जो समय पे उनको जो चाहिए वो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। सो वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग आप कर सकते हो। सिमिलरली लॉयल्टी प्रोग्राम, टियर्ड लॉयल्टी प्रोग्राम पहले करते थे, जो मान लीजिए सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम टियर, परचेजिंग पैटर्न के हिसाब से जो ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर है उसको ज्यादा बेनिफिट देते थे। आज आप टेलर्ड लॉयल्टी प्रोग्राम कर सकते हो डेटा के बेनिफिट के तौर से। तो आप वही कस्टमर को अलग अलग प्रेफरेंस, उनके जो टेस्ट है उसके तरफ के बेनिफिट दे सकते हो, ना ही कि सारे एक टियर के कस्टमर को सेम बेनिफिट। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर फील करता है एक पर्सनलाइज्ड सर्विस मिल रहा है, आपके ब्रांड को ज्यादा वो प्रेफरेंस देने लगता है और वही आपको बिजनेस में और हेल्प करता है ग्रो करने में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करते हैं डेटा कैसे यूज हो सकता है सेल्स और एफिशिएंसी बढ़ाने में। मनीषी ने इसके बारे में काफी ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कैसे इंटरनल कंपनियां डेटा यूज करती है। मैं ब्रीफली ब्रॉडली टच करूंगा। सबसे पहले जो है डेटा यूज होता है KPI डैशबोर्ड में, एक मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए काम आता है, फास्टर डिसीजन। एक एग्जांपल दूंगा, पहले हमें सेल्स का डेटा नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता चलता था या डे एंड में पता चलता था, सारे स्टोर का क्या सेल हुआ एंड ऑफ द डे पता चलता था।
आज ऑनलाइन में द मोमेंट एक परचेज होता है इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर आप डैशबोर्ड में जाके रियल टाइम डेटा देख सकते हो। तो आपका प्लानिंग और फास्टर हो सकता है, प्रोडक्ट रिप्लेनिशमेंट फटाफट कर सकते हो, और काफी ज्यादा आप डिसीजन ले सकते हो बाई फास्टर केपीआई डैशबोर्ड के तौर से। सेकेंड है इंक्रीजिंग सेल्स। आज जो आप कस्टमर का डेटा एक्सेस कर रहे हो, आज जो पीओएस सिस्टम रिटेल स्टोर में होता है, जहां ज्यादा कस्टमर होते हैं, भीड़ होती है, आप एमपीओएस मोबाइल पीओएस भी दे सकते हो, टैबलेट भी दे सकते हो, जैसे जिसमें डायरेक्ट कंज्यूमर का जो केवाईसी है या फिर बेसिक डेटा है वो कैप्चर हो सकता है। आज आप लाइफस्टाइल में शॉपिंग करने जाओगे तो आपको पता चलता है फिजिकल इनवॉइस उन्होंने देना बंद कर दिया, डिजिटल इनवॉइस आता है, आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाता है, द मोमेंट यू क्लिक आपको व्हाट्सएप पे उसका इनवॉइस पीडीएफ के तौर पे आ जाता है, और साथ में कूपन कोड भी आ जाता है, विच इनकरेजेस यू कि आप वो कूपन कोड ऑनलाइन जाके यूज करके 500 रुपीज या फिर सर्टन अमाउंट बेनिफिट ले सकते हो। तो ये एक इमीडिएट इंस्टेंट मार्केटिंग भी हो गया, और आपने कस्टमर को अपने साथ और एंगेज कर लिया। तो इस तरह के काफी एग्जाम्पल है जो आप डेटा को यूज करके सेल्स भी बढ़ा सकते हो। सिमिलरली मार्केटिंग में आरओआई बढ़ा सकते हो, जैसे मनीषी ने कहा, आप लुकलाइक मार्केटिंग कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी ज्वेलरी में 60-70-80% सेल्स ज्यादातर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से होते हैं। न्यू कस्टमर से ज्यादा एग्जिस्टिंग कस्टमर के लॉयल कस्टमर्स होते हैं, रेगुलर परचेस करते हैं। तो वो आपका गोल्ड माइन डेटा है, और वही डेटा सिंपल मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अगर आपके पास हो तो आप ऑनलाइन जाके उसका लुकलाइक मार्केटिंग कर सकते हो, ताकि सिमिलर कस्टमर को आप टारगेट करो, ना कि एक कस्टमर जो शायद आपका रेलेवेंट कस्टमर ना हो। तो आप बहुत ज्यादा आरओआई बढ़ा सकते हो अपनी मार्केटिंग में। और लास्टली इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे अगेन मनीषी ने कहा कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होता है, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है। तो आपको एक बार डेटा आपने इकट्ठा कर लिया, उसको एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर लिया, तो आपको प्रेडिक्शन भी मिल सकता है, जो स्टॉक आउट होने वाला है उसके बारे में प्रोएक्टिव आपको ट्रिगर आ सकता है, आप बेटर प्लानिंग कर सकते हो, जो आपका डेड स्टॉक है उसको कम कर सकते हो, जो फास्ट मूवर है, स्टॉक आउट हो रहा है, उसको रिप्लेनिश टाइमली कर सकते हो। तो आपका इन्वेंट्री टर्न बढ़ जाता है, आपका सेल कर बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में मैं बात करने वाला मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने ईवे में काम किया, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है। मोर देन 2000 ज्वेलर्स इंडिया से डोमेस्टिकली भी बेचते थे और एक्सपोर्ट करते थे, 200 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे। तो आप मान सकते हो फिजिकली हम कभी इस तरह के कस्टमर से मिल नहीं पाते थे, हम शायद ज्वेलर से फिर भी मिलते थे, बट इतने कस्टमर के जो डेटा होते थे ये सारे वेरी सिंपल वे में एक डैशबोर्ड में आता था। जो भी सेलर ज्वेलर, आप भी अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी मार्केट प्लेस में बेचते हो, आपने देखा होगा एक सेलर डैशबोर्ड या मर्चेंट डैशबोर्ड आता है। सो वो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कैसे डेटा को एक सिंपल फॉर्म में दिखाया जा सकता है, जिससे आप डिसीजन ले सकते हो। और सबसे बड़ा जो डेटा मॉनिटर करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, वो है सेलर फीडबैक स्कोर। आज एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आप चाहे कितने भी बड़े सेलर हो, अगर आपका फीडबैक स्कोर कम होता है तो हो सकता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या ईबे या बड़ी मार्केट प्लेस आपको सेल करने से रोक दे, क्योंकि उन्हें चाहिए बेटर जो फीडबैक स्कोर है, उसी सेलर को वो प्रमोट करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म ऑनलाइन मार्केट प्लेस यूज कर रही है, आज अमेजॉन कौन है? अमेजॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेलर है। अगर उनका फोकस टोटली सेलर फीडबैक स्कोर पे है, तो आज फिजिकल रिटेलर, ज्वेलर हो या कोई भी रिटेलर हो, आज हमें अपना फिजिकल फीडबैक स्कोर पता होना चाहिए। हमारे जो कस्टमर आ रहे हैं उनका हम फीडबैक स्कोर कैसे पता करें? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा डिकैथलॉन का। वो एक स्पोर्ट्स और फिटनेस ब्रांड है, आपने देखा होगा उनके स्टोर में स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के परचेज सेल्स काउंटर पे जाते हो, बिलिंग करते हो, वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आपको कहता है कि वो टच स्क्रीन में आप उनको फीडबैक दे दो। मान लीजिए ग्रीन, रेड या फिर येलो स्माइली रहता है। ग्रीन मतलब यू आर हैप्पी, रेड मतलब यू आर अनहैप्पी, और मान लीजिए ऑरेंज मतलब यू आर न्यूट्रल। ये बेसिक फीडबैक है, बट इससे भी उनको पता चल जाता है इस डेटा से कि हर स्टोर में कस्टमर कितना हैप्पी है, कौन से स्टोर में कस्टमर हैप्पी नहीं है, कौन से दिन कस्टमर का हैप्पीनेस कम था। तो आप इमीडिएट करेक्टिव एक्शन ले सकते हो ये डैशबोर्ड के तौर पे। देन कस्टमर इंटेलिजेंस, आप अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस में बेचते हो, आपको काफी सारे कीवर्ड सर्च से पता चलता है कौन कस्टमर जो है क्या प्रोडक्ट ज्यादा सर्च कर रहा है, कौन से ब्रांड को ज्यादा सर्च कर रहा है। तो आपको इससे काफी इंटेलिजेंस पता चल सकता है, आप उस तरह के प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो और अपना सेल्स बढ़ा सकते हो। क्लिक स्ट्रीम से पता चलता है कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा क्लिक हो रहा है, किसमें ज्यादा इंप्रेशन हो रहा है, और कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। हो सकता है इंप्रेशन हो रहा है बट क्लिक नहीं हो रहा है,
तो आपको पता चल जाता है ये प्रोडक्ट में हो सकता है डिजाइन अच्छा नहीं है, फोटोग्राफी अच्छा नहीं, काफी कुछ आपको इनसाइट्स उससे मिल सकता है। और यही नहीं कि आपको अपने सेलर के बारे में पता चलता है, कस्टमर के बारे में पता चलता है, आपको कॉम्पिटिटर का भी इंटेलिजेंस पता चलता है। मार्केट प्लेस में इतने डेटा है और इनसाइट से आपको पता चलता है आपके जो कॉम्पिटिटर है उनका फीडबैक स्कोर अच्छा क्या है, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके वीकनेस क्या है, उनके टॉप सेलिंग आइटम्स क्या है जिसमें रिव्यूज सबसे ज्यादा मिले। आप इसे काफी इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकते हो, क्या प्राइस पॉइंट में बेच रहे हैं, क्या रेंज है उनके प्रोडक्ट की, पैकेजिंग कैसी है, काफी सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने वेबसाइट पे और अपने स्टोर पे भी फोकस करें और साथ साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जरूर प्रेजेंस बनाएं, ताकि वहां से काफी कुछ डेटा आप इकट्ठा कर सकते हो जो आपके बिजनेस को बेटर करने में हेल्प करता है। ब्रांड स्टोर या ऑनलाइन खुद की जो वेबसाइट है उसमें अगेन आई वुड सजेस्ट सबसे पहले जो रिव्यूज होता है, आप अपने गूगल रिव्यूज कर सकते हो, फेसबुक रिव्यू या फिर माउथशर्ट, ग्लासडोर, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट से जहाँ कस्टमर आके आपके ब्रांड में अच्छा या बुरा कुछ भी लिखता है उसको जरूर मॉनिटर करें। वो डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे अपने आप को बेटर कर सकते हो। एनालिटिक्स, आप गूगल, फेसबुक वेबसाइट के जो एनालिटिक्स होते हैं, बेसिक एनालिटिक्स है, इसके साथ भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जियो फेंसिंग एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जहां आप स्टोर के नेबरहुड में डिजिटल मार्केटिंग करके अपने स्टोर पर ट्रैफिक सकते हो। मैं एक एग्जांपल दूंगा अमेजॉन 4 स्टार स्टोर का। ये अमेजॉन जैसे कि आप जानते हो एक वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है। इन्होंने यूएस में 2 साल पहले काफी सारे अमेजॉन 4 स्टार रिटेल स्टॉक, ये फिजिकल स्टोर्स लॉन्च किए। नाउ ये स्टोर क्या है, इस स्टोर में वही प्रोडक्ट्स वो रखते हैं जो 4 स्टार एंड अबव रेटेड है ऑनलाइन वेबसाइट में। सिर्फ टॉप सेलर के प्रोडक्ट रहते हैं, न्यू एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ये एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल है कैसे डेटा को उन्होंने यूज किया ऑनलाइन में, किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा बेटर रिव्यूज आ रहा है उस प्रोडक्ट को उन्होंने स्टोर पे लेके आए। और इस तरह के अगर हम कुछ करते हैं जहां फिजिकल स्टोर में, ज्वेलरी स्टोर्स में भी हम प्रमोट करें दीज आर टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स, ये बहुत ही अच्छा होगा कहाँ की जो कि कस्टमर देख सके इस प्रोडक्ट के बारे में थर्ड पार्टी कस्टमर्स ने, बाकी कस्टमर ने क्या रिव्यू दिया है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं कस्टमर मोर देन ब्रांड एडवर्टीजमेंट, आज कस्टमर रिव्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हम जोमेटो में अगर रिव्यू देखते हैं रेस्टोरेंट का, तब जाके हम पसंद करते हैं कौन सा रेस्टोरेंट में खाना खाएं। हम अगर I think there is some connectivity issue here. Can you hear him? Hello. No, we can't hear him. Deepak, I think there is some connectivity issue. So mention we'll wait for 30 seconds. Otherwise, we'll move on to Suraj. Suraj, I think he's facing some connectivity issue. So can you please? He's probably reconnecting. He's reconnecting, I think. That's... because we can't get an indication. So ये रुकावट के लिए खेद है और टेक्निकल इशू आ रहा है. प्लीज बेयर विद अस. उनको मोबाइल से एक बार फोन करके बात. हाँ, मैं वही करता हूँ. But I can see that it's he's available, it looks like. Hello, am I audible? Yeah, now you're audible. We had lost you in between. Okay. Thank you. Yeah. So please continue. Yeah, so now I can move to the next slide, which is my final slide. I wanted to share 3 main key takeaways for jewelers from this session. So first and foremost, again हम data की बात कर रहे हैं, but let's understand data available ज़्यादातर online medium में readily available है, ज़्यादा traceable है और ज़्यादा real time available है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ज्वेलर्स को कि अपना जो मार्केटिंग बजट है वो ऑफलाइन में तो उनको करना ही है, बट उनको शिफ्ट भी करें ऑनलाइन के तरफ पे, क्योंकि वो बहुत आसानी से ज़्यादा रिच डेटा वो यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा, टिफनी जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलर है, उन्होंने कुछ साल पहले अपना टीवी एडवर्टीजमेंट में जो बजट था उससे ज़्यादा बजट उन्होंने अभी शिफ्ट कर दिया ऑनलाइन में। जैसे कि अभी काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कस्टमर ऑनलाइन में ऑलरेडी ब्राउज करता है और इवेल्युएट भी कर लेता है, परचेज या ट्रांजैक्शन शायद ऑफलाइन स्टोर में आके करता है। तो आप ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएं और ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा स्पेंड करें, वहीं आपको कस्टमर के बारे में सबसे ज़्यादा डेटा हासिल हो सकता है। नंबर 2, जो आपके इन स्टोर डेटा है उसके साथ साथ फोकस करें आपके वेबसाइट, सोशल मीडिया
और ऑनलाइन मार्केट प्लेस का डेटा यूज करके किस तरह से उस डेटा से आप इंसाइट्स डेवलप करें और बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और लास्टली, आपका जो नंबर 1 मैट्रिक्स बिजनेस का होना चाहिए वो सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी तो आप रेगुलर देखते हो, बट प्लीज आप कस्टमर फीडबैक स्कोर को एक नंबर 1 मैट्रिक बनाएं, ताकि इससे आपको इमीडिएट पता चलता है कि कस्टमर आपको अगर पसंद कर रहा है, क्यों पसंद कर रहा है, और या रेटिंग अगर नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है। इमीडिएटली आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, ना कि काफी लेट। जो एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा, नोकिया का एग्जांपल, हमें पता है वो वर्ल्ड लीडर था मोबाइल पे, इंडिया पे 70% मार्केट शेयर था, प्रोडक्ट काफी अच्छा था, प्राइस काफी अच्छा था, बट कहीं ना कहीं कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे थे, जो एप्पल और सैमसंग ने जल्दी समझ लिया उस प्रेफरेंसेस को, नोकिया थोड़ा डिले किया वो प्रेफरेंस समझने में, और कहीं ना कहीं उसके वजह से उनका मार्केट शेयर चला गया। तो कस्टमर फीडबैक अगर आप नंबर 1 मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो डेटा आपको सबसे तेज सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। थैंक यू। दीपक, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इलैबोरेट प्रेजेंटेशन। आई थिंक काफी सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो गए, लेकिन मैं आपकी स्लाइड्स जब गौर कर रहा था तो मुझे ये 2 टर्म्स थी जो मैंने पहली बार पढ़ी आपकी स्लाइड पर, तो उसका थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट करेंगे तो हम सबको जानकारी मिलेगी। तो ये 2 टर्म्स हैं, सोशल लिसनिंग और लुक अलाइक मार्केटिंग। तो इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी देंगे तो मेहरबानी। जरूर। सो आई थिंक मनीषी इज अ बेटर पर्सन, बट मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ इसके बारे में। सोशल लिसनिंग जो है, आज देखिए कस्टमर जो भी आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, खरीदता है या ब्राउजिंग करता है, कहीं ना कहीं उसके साथ उसके बारे में वो डिस्कशन सोशल मीडिया में करता है, अच्छा या बुरा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा, तनिष्क का एक जो रिसेंट एड था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था, बट आप देखिए उसके बारे में काफी ज्यादा ऑनलाइन में डिस्कशन हुआ है। सोशल लिसनिंग क्या है, आज आप ये सारे डिस्कशन जो है क्वालिटेटिव डेटा है, इसको आप क्वांटिटेटिव डेटा कैसे बनाएंगे। लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बट ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस तरह के सारे फीडबैक को वेब क्रॉलिंग कर सकती है और आपको आपके ब्रांड के बारे में सेंटिमेंट बता सकती है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि नेगेटिव सेंटिमेंट है, ताकि इस तरह का एड या कोई भी आपने इनिशिएटिव लिया और कभी कभी कुछ मान लीजिए गलत रिएक्शन होता है, आप जल्द से जल्द ये सॉफ्टवेयर के थ्रू से पता कर सकते हैं कि सेंटिमेंट नेगेटिव हो रहा है, क्यों हो रहा है, और करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो ये हो गया सोशल लिसनिंग। और दूसरा आपने बताया लुक अलाइक मार्केटिंग, ये है जो बेसिकली आपके पास ऑलरेडी 70-80% जो लॉयल कस्टमर्स, रेगुलर कस्टमर्स के डेटा हैं, वो डेटा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ये 2 डेटा पॉइंट के साथ आप ऑनलाइन में फेसबुक में लुक अलाइक मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि सिमिलर कस्टमर जो हैं, सिमिलर प्रोफाइल के, आपको डिफाइन करने का जरूरत नहीं होता है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू से उनको ही टारगेट किया जाता है, तो आपको सक्सेस रेट ज्यादा मिलता है। थैंक यू। आई थिंक काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए, दो नई टर्म्स सीखने को मिली, तो थैंक यू। और अब बढ़ते हैं आगे, और सूरज जी वेलकम। As I already told you, you have the liberty of talking in any language. Bilkul. Yeah. So basically, I just want to know from you. These gentlemen have done a very good job. They have defined the space. They have demystified some terms. Now, as far as the jewelry industry is concerned, you are the person who have understood the concept. You have used some of the modules and concepts and used some techniques, and you have also hired various agencies and vendors. So having said that, we want you to take a few minutes and share with all of us the experience of using data for your business. Because sorry, I have read in many online publications and heard from people that if you use data efficiently, your productivity goes up by 50%. For example, I gave you an example of Tesco. So Tesco, after they launched the club card, their sales increased by 50%, and Tesco became the #1 supermarket chain in UK. So now, see, consultants also have their vested interest. There's a lot of marketing involved. But since you are the user and you know the potential, so please share with all of us your online journey as well as offline journey, and how you have used data for growing your business.
I think not just me, but all the people who have gathered today are very eager and keen to listen. So please. Thank you, Anil Bhai and Manishi ji and Deepak ji for your I think very informative inputs on I also learned some new things as you were presenting today. So मैं क्या share करना चाहूँगा कि how we have gone about the journey of bringing this data into the business, into a kind of a driving force of the business. So I would say that how we have gone about for this process, I think we should go in lot of incremental smaller steps. If we think of data as one big picture, तो बहुत intimidating लगता है कि where to start. So I think the important thing that we've learned is that we need to identify what are the real pain points that we are facing in the business and what are the ways in which these pain points can be addressed by bringing in some sort of better analytics, better processes, better systems into the company. So to this point, I think one of the things that we started with, it's not just now, with the advent of these social media marketing and all these things coming in, but when our group got into jewelry manufacturing, one of the biggest driving factors of our manufacturing activity is the custom-made ERP that we created for our manufacturing setup. So in this ERP, we can track the product from the design stage up to the showroom. And since then the product, then after that, based on that, the SKU hierarchy is brought in. From this SKU hierarchy, we can go for a lot of analytics in what's happening in the merchandising side. What are all the trends of the sale that's taking place? So, like for example, one of the initiatives that we took up is, I think we got to know that a lot of customer behavior was going towards lower price points at some stages as the market was kind of evolving. So then we brought out a lot of jewelry into the lower weight categories, and we started innovating on the design side also, that how can we make the products lighter in weight. This is one of the areas where our ERP and our merchandising systems really supported to make some good decisions on the products. Then on the customer service side, we were getting a lot of feedback from the customers that they want more of a kind of a exclusive shopping experience, and this enabled us to create these platforms of the designer lounge that we've created in the showroom. Here what we are doing is we are using the data for the front end, wherein we have made a digital catalog of all our product universe. So sitting in one showroom, the customer can see the inventory, what is there across all the showrooms of Kirtilals, as well as our entire design universe they can see on this platform. And this platform, we have linked it into the customer's browsing habit also, like what they were, the colleagues on the who were speaking earlier were sharing about the online purchasing behavior that we are able to track. So similarly, now we have got into tracking of the customer preferences in our stores. So that way, when the customer, we are able, with the CRM program, CRM and CLP, we are able to know, what is this customer's preference? What did they buy last time? What might they buy next time? And accordingly, then our sales team is getting into the process of doing targeted specific marketing for that customer, which is definitely driving more results for us. And I think as was shared in Deepak's slide,
the importance of the feedback, customer feedback. So we have gone into this net promoter score approach, wherein the net promoter score is something that our team is tracking closely, and we are able to actually get into that. If a customer gave a negative rating, then our store team is immediately getting in touch with that customer and taking the feedback that what happened, why was the negative score given. So that's enabling, a better kind of a loyalty for the brand. And of course, I think, digital marketing, all these things. But the main thing that I've learned is that it's important to go for this digital and data approach in a stepwise approach and not try to do too many things at one time. So doing one or two things and doing those things well, setting the platform, then going for the next step. I think that's what we are on the journey of so far. Great. That's quite interesting insight that you have shared. But basically, I want to know from you. So when you are collecting the data, and on the basis of that data, you are offering a proposition to your customers. So are you using different tools for the online medium and offline medium? That is number one. And in terms of nationality, because when you are conversing with a consumer who's in the US, vis-a-vis a consumer who's in South India. So how does it differ in terms of technology, in terms of strategy? How do you go about doing it? So coming to the way in which we are collecting the data, we've tried to make it as omni-channel as possible. So whatever is the kind of information that's available for the customer online, we try to maintain that same information offline as well. Because essentially now, one of the big trends that we saw when we went for our e-commerce portal and everything is a big trend of this research online, purchase offline, the ROPO. So now what happens in ROPO is there cannot be a disconnect between what's happening on the online side of the brand and what's happening on the offline side. So I think, the CLP is omni-channel, the customer loyalty plan is omni-channel, and the customer preference is also the way that we are capturing it. That gets reflected across the board. So I don't know if that clarifies, if that was your question. No, I got it. See, the reason I asked you this question is this omni-channel, everybody's talking about omni-channel. And basically, considering the jewelry as a category, it is more of a research or discovery platform. Yeah. But you also do a sizable business in the US. And you do not have a store in the US. That is why I was very keen to know how do you go about it. The US, of course, that's a business that we've been doing now for over 20 years. So what we found is in the US, actually, digital adoption and digital consumer behavior is a little bit, further ahead of the curve than in India, especially in the jewelry space. Customers in the US, I think, are more comfortable with buying higher ticket items online. What we see is that there's a bigger delta in terms of the average ticket size that you see in India and the average ticket size that you see in the US. Okay, got it. So thank you very much. We'll come back to you again. But let me first talk to Manishi. I think, Manishi, you are offering data analytics services to a lot of retailers, Apple store being one of them. So I believe you have done some work for a few jewelers as well. So I want to know two things. Firstly, what kind of services do you offer? How much does it really cost? That is one part. And the second part is GJS Virtual. I had requested you to understand how GJS Virtual is working.
So how we can data analytics can be used by GJC to get more and more traffic, which will benefit the platform as well as the exhibitor. So since we are short on time, I have clubbed 2 questions, and once you answer them, we will go forward. I think there could be some questions from the audiences also. So please, Manish. I'll try to be quick. So yes, we have been doing a lot of work, and I think the key takeaways from my side on the jewelry industry is that it's there is a cyclicity within the jewelry industry. I mean, people tend to go back to the same jeweler, and therefore there is a predictability. For businesses where predictability is low, it can't give you so many advantages. So like I said, we have seen instances of people coming back and shopping every Dhanteras, or we have seen people coming and shopping every Bhai Dooj. Now those are the kind of trends which help you, forecast and project your businesses for the coming seasons. So clearly, those are, clearly there are those kind of trends which we have leveraged and shown clear advantage to retailers. And the way we work is, essentially we position as a software as a service company, wherein, we come on board, we take care of all your data needs and charge you a small fee, which is somewhere in the zone of 1-2%, which you would have anyway hired. Now coming to the second thing, and that's where, I would also want to include Deepak into the discussion, because GJC, whenever you are talking about a platform which has got an offline element and an online element, it works brilliantly well if you can combine these 2 streams of data. And like I said, we have seen so many instances where people tend to treat their offline different and online different. Now, if jewelers would want to bring, or if GJC wants to bring more participants to the conference, there could be merit in going back and seeing what kind of offline data do you have from previous offline conferences, if you have records of people who have attended those forums, and then use what Deepak was saying, a like audience kind of functionalities. Similarly for retailers, that whenever you are doing an activity on an online world, don't treat online as as a separate store handled by an online manager. It's a different ecosystem. It is a part of a combined ecosystem. If you combine these 2 data streams, you will be able to multiply benefits. नहीं, 1 मिनट, कैन आई इंटरप्ट? मनीषी, मैं आपसे क्या पूछना चाहता था कि जीजेसी एक ऑफलाइन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, और उन्होंने स्टॉल्स भी सारे बेच दिए थे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और वो गोरेगांव में करने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से वो हो नहीं पाया, आपको पता है। तो जीजेसी ने रीजनल शोज काफी किए हैं, एग्जीबिशन B2B और बायर सेलर मीट्स की है, लेकिन नेशनल लेवल पे एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो करने वाले थे, जो नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया है, जीजेसी ने ये वर्चुअल जो शो किया है, जहां पर अभी सिर्फ 50 एग्जीबिटर्स हैं। तो शुरुआत में तो ठीक है, 50 इज ऑल्सो नॉट अ बैड नंबर, लेकिन और ये साल भर है, तो यहाँ आपके लिए एक अच्छा मौका है कि अगर आप ये मॉडल स्टडी करके अगर आप दिखा सको कि ये एडिशनल ट्रैफिक आएगा, तो एग्जीबिटर को बेनिफिट मिलेगा, एग्जीबिटर को बेनिफिट मिलेगा तो जीजेसी प्लेटफॉर्म मजबूत होगा। तो उस हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता था, और बिल्कुल सही है, आप 15 मिनट में इसका जवाब नहीं दे सकते, मुझे पता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो एक शायद हम दोबारा इसका, भले आप ये वेबिनार ना करें, लेकिन जो भी लोग हैं हमारे जो कमिटी के मेंबर्स हैं, इनके सामने आप प्रेजेंट कर सकते हो, एग्जीबिटर को भी बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर डेटा एनालिटिक्स का मकसद प्रोडक्टिविटी है, तो ये अच्छा मौका है दोनों के लिए, एग्जीबिटर्स के लिए, आप भी सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, ये एक था। और दूसरा, जब आपने, लास्ट क्वेश्चन है, आपने जो सीजनलिटी के बारे में बात की, तो 15 दिन पहले हम लोग फोन पे बात कर रहे थे, तो आपने कुछ कहा था कि आपके कोई क्लाइंट के लिए आपने अधिक मास में कुछ डेटा जनरेट किया था और वो एक प्रमोशन किया जिसको अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसके बारे में बता दीजिए। सेम स्टोरी दैट स्पेसिफिक बता दीजिए, मतलब क्या किया था और कैसे किया। एक बार ये एहसास होता है कि ये
कस्टमर्स एक पर्टिकुलर सीजन में, इन दिस केस अधिक मास में, एक पर्टिकुलर तरह की ज्वेलरी खरीदते हैं. इन दिस केस इट वाज अ सिल्वर वेयर. आई मीन इट्स वंस यू नो दैट, देन आप पीछे के 2-3 साल अगर आप जाके देखेंगे या 2-3 सीजन जाके देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो कौन लोग हैं. और अधिक मास हर 2-2.5 साल में एक बार आता है. तो आप 5-7 साल का डेटा में आपको तीन हिट मिलते हैं, जिसमें आप ये देख पाते हैं कि वो कौन सा कस्टमर बेस है जो हर 2.5 साल में मेरे पास आके अपना पुराना सिल्वर देता है, नया लेके जाता है. आप ये फोरकास्ट कर पाते हो कि इस साल कौन कौन से लोग आएंगे. आप ये भी फोरकास्ट कर पाते हो कि वो कितना सिल्वर एक्सचेंज करेंगे, बिकॉज वो पुराना देते हैं, उससे ज्यादा मात्रा में नया लेते हैं. ये दोनों चीजें कंबाइन करके आप एक हद तक एस्टिमेट भी कर पाते हो कि बिजनेस किस लेवल का होगा, किस वेट साइज में होगा, किस डिजाइन में होगा. तो आप मैन्युफैक्चरिंग को भी असिस्ट करते हो, क्योंकि आपको इन एडवांस समझ में आता है कि मेरा ये वाला आइटम इस वेट क्लास में इतना पीसेस बिक सकता है. और क्योंकि 1 महीने की फोकस्ड एक्टिविटी है, आप उसके लिए मार्केट करते हो, सिर्फ 1 महीने के लिए मार्केट करते हो. एंड देन एंड में आपको रिजल्ट्स भी दिखते हैं कि मैंने इन लोगों को टारगेट किया, इसमें से इतने लोग वापस आए, इतने का सामान खरीदा, इतना टिकट साइज बढ़ा, इतना वैल्यू बढ़ा. समझ गया. तो अभी बिफोर वी ओपन द फ्लोर फॉर Q&A, आई वांट टू मेक 2 कमेंट्स. एक तो पहली बात ये है कि आपने जो डेटा प्राइवेसी और कंप्लायंस के बारे में बात की थी, तो डेटा एक ऐसी चीज है, और अपने डेटा वेल्थ के बारे में बात की. तो मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, और वो किताब मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा. वो किताब का नाम है बिग 9. तो ये जो किताब है, इट्स ऑल अबाउट डेटा. तो इस किताब के मुताबिक इसके ऑथर है एमी वेब, और एक प्रोफेसर है वो स्टर्न बिजनेस स्कूल न्यूयॉर्क. तो उन्होंने क्या कहा है कि पूरी जो दुनिया है वो बस ये कंपनीज के हाथ में है, और वो 9 कंपनीज हैं. 6 अमेरिकन कंपनीज है और 3 चाइनीज कंपनी. और अगर उनको आपको याद रखना है तो याद रखिए जी माफिया एंड बैट. तो जी फॉर गूगल, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ए फॉर अमेजॉन, एफ फॉर फेसबुक, आई फॉर IBM एंड ए फॉर एप्पल. ये हो गए अमेरिकन कंपनीज. और जो 3 कंपनीज हैं चाइनीज, बैट, बैदू, अलीबाबा और टेंसेंट. तो ये 9 कंपनीज जो हैं, ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है, और दे कैन रियली क्रिएट अ हैवॉक. और तीसरा जो फैक्टर है वो गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल इन द कंट्री. वैसे चाइनीज गवर्नमेंट इज पावरफुल, US गवर्नमेंट इज पावरफुल, बिकॉज जो डेटा उनके पास है, जो KYC डेटा है और जो आधार कार्ड है, उस डेटा का सही इस्तेमाल किया जाए, और गवर्नमेंट कर रही है, तो इट विल चेंज, ब्रिंग अबाउट अ वेरी पॉजिटिव चेंज. एट द सेम टाइम प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है. आज आपके पास सेल फोन है, तो एवरीथिंग दैट यू डू कैन बी ट्रैक्ड, व्हिच हैज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो ये मैक्रो लेवल पे जो मैंने पढ़ा था, मैं शेयर कर रहा हूँ. और सबसे अहम बात जो आपने दीपक ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि KYC और UIC, अंडरस्टैंड योर कस्टमर. तो जैसा कई फोरम्स मैंने अटेंड किए हैं, तो 2 चीजें हैं, एक तो स्मॉल डेटा एंड बिग डेटा. तो व्हेन वी से बिग डेटा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज ऑल अबाउट नंबर्स, एंड इट इज स्मॉल डेटा आल्सो मींस क्वालिटेटिव इनपुट्स. तो और एक अच्छी किताब है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, जो बुक का नाम है स्मॉल डेटा, और जो इस इंसान ने लिखी है उसका नाम है मार्टिन लिंडस्ट्रॉम. So he's written a wonderful book, and what he makes a point in the book is very relevant, very interesting. तो मैं बस ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे शेयर करूंगा. एक एग्जांपल दिया उसके किताब में कि एक यूरोप में, वहां जहां बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां लोग है ना फेस क्रीम और हैंड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. तो उन्होंने एक यूरोपियन कंट्रीज में 15 कंट्रीज में वो एक्चुअली रिसर्च करना चाहते थे. फैशन का एक जो क्लाइंट था, तो उनके सेल नहीं हो रहे थे, इन्वेंट्री वाज नॉट मूविंग. तो वो डेटा तो पता चलता है कि क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, लेकिन क्यों नहीं बिक रहा है, तो उसके लिए स्मॉल डेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस की जरूरत है. तो मार्टिन लिंडस्ट्रॉम की खासियत है, वो लोगों के घर में घुस जाता है. ही गोज टू द बेडरूम, द बाथरूम, अंडरस्टैंड द पैटर्न. तो उन्होंने जब ये टीनेज गर्ल्स के लिए जो मसला था, ये ड्रेसेस नहीं बिक रहे,
तो उन्होंने जब डिटेल में जाना शुरू किया, he interviewed many teenage girls, he went to had a dialogue with them, took a lot of pictures, he saw their bedrooms, he saw their bathrooms, and he found, so that the cream which they were using, there are two types of creams. One is water based and oil based. So water based and oil based cream वाला भी उसी का क्लाइंट है. तो उन्होंने जब स्टडी किया पिछला 5 साल का पैटर्न, तो जो ऑयल बेस्ड क्रीम होती है ना, वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन्होंने देखा कि 3 साल में जो ऑयल बेस्ड क्रीम की सेल कम होती गई और वाटर बेस्ड क्रीम की सेल बढ़ती गई. तो ठीक है, इफ यू गो बाय फिगर्स इट इज वेरी इजी, भाई जो बिक रहा है बनाओ. बट व्हेन ही वेंट टू द डेप्थ्स ऑफ इट, ही अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉब्लम. When he studied the patterns, he saw that the young teenage girls take almost on an average 17 selfies in the morning. So when they are taking selfies, they are using their smartphones. So if they are using the hand lotion, so their fingers become gluey, and it is not very effective. अगर कंप्यूटर में भी काम करते हैं तो वही ऑयली अगर स्किन है तो they can't use it. तो ease of use एक चीज थी. दूसरी, अगर आप ऑयल बेस्ड क्रीम चेहरे पे लगाते हो और जब आप सेल्फी लेते हो तो आपका जो चेहरा है वो ऑयली नजर. तो रिसर्च एक चीज की करने गए और रिजल्ट कुछ और निकला. तो सिर्फ बिग डेटा से काम नहीं चलेगा, स्मॉल डेटा का भी यूज करना पड़ेगा. तो उस पर मुझे कुछ एक बाजीगर नाम की फिल्म थी, उसके कुछ बोल याद आते हैं. वो शिल्पा शेट्टी की फिल्म थी, खैर याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है. तो जब हम किताब की बात करते हैं तो आई एम रेफरिंग टू द डेटा. सिर्फ डेटा और चेहरा पढ़ा है, ये रोमांटिक एंगल छोड़ दीजिए. तो मैंने टेलिंग चेहरे पढ़ना मतलब इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर, और किताब पढ़ना मींस डेटा. सो डेटा और interaction with the consumer. There is no alternative. You have to use both the means. That is what I want to say. आप सबका बहुत अच्छा सहकार्य रहा और मुझे इस बात की खुशी है कि आप इतने मसरूफ रहते हैं आपके काम में, लेकिन आपने मेरे फोन कॉल पे इनवाइट एक्सेप्ट किया और आप लोगों ने अपने फाइंडिंग शेयर किए. और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जीजेसी का कि देखो ये डेटा पे शायद ज्वेलरी इंडस्ट्री में पहली बार ये सेशन हो रहा है. और ये 1 घंटे में, मैं नहीं बोलता हूँ ये परफेक्ट सेशन था, हो ही नहीं सकता, लेकिन ये अगर अच्छा है तो ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है. हमारे जो श्रोता है वो फीडबैक दें कि आपको ये कैसा लगा, ताकि ऐसे ही सेशंस हम ऑर्गेनाइज करें जिससे लोगों को फायदा हो. बिजनेस बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो सबका. बस मुझे इतना ही कहना है. अशोक जी, अशोक सर. अच्छा अशोक सर. Anil ji, I think unfortunately Ashok sir has left, but then we have Ashish sir with us. But if Ashish sir, I would definitely like him to talk to us. But in the meantime, if there are any questions, we would take a few questions, I think. Well, questions तो है नहीं, फीडबैक है और जनरली पॉजिटिव है. लेकिन मैं उन सब जो भी लोग, तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कहूँगा कि आप अपने क्वेश्चन है तो टाइप कीजिए, और भी अगर फीडबैक है तो प्लीज टाइप करें कि आपको कैसा लगा और आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ कमी रह गई तो क्या कमी रह गई है, तो इससे हम लोग फीडबैक लेके आगे और अच्छा प्रोग्राम करें. तो बस इतना ही कहना है. तो आशीष सर अगर है वहां पर तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स बिफोर वी क्लोज द सेशन फॉर द डे, प्लीज. Joy? Doesn't look like he's connected, or probably he's facing some technical issues, it seems. I can see him. But yeah, I can see him logged in as well.
Hello, Ashish sir, can you hear us? So while Ashish Bhai is going to join us, I would like to ask Suraj to share his thoughts, because this is the first time that such a session has been organized. So your comments, because we would like to do a series of them if GJC is okay with the idea and if the audience would like to have more such session. So tell us about your feedback about your session. You are part of it, I know. But what can be still be done so that we continue these sessions? Because मुझे नहीं लगता कि डेटा पे एक सेशन करने से किसी का काम बन सकता है, और भी ऐसा करना चाहिए आगे. So over to you, Suraj. No, I think it was a very good session. I think really enjoyed the understanding more about the bigger picture of what's happening with the data. If we can look at, since you said it may be a series, we can look at probably bringing in the different aspects of the data analysis and the different aspects of data management into a focused session approach, so that then you're going a little bit deeper into particular topic. Like I think in our trade, one of the critical areas where data is helpful is on how much more efficiently we are managing our merchandise, because most of our investment in the business is going into the merchandise. Okay. So that particular aspect can be a session on its own. Then there can have maybe another one on the customer data management and the different best practices that people are following. These are just a couple of initial thoughts that came. So thank you very much. I think Anil, there's one or two questions you may want Yeah, to please. in the chat box. if you can address any of them. One is about the consultants, and which is the other one? So they say, as a small jeweler, what should be the first step for analysis and selection? Okay, great. So I think both of you should answer, Manishi as well as Deepak. Please go ahead. Okay. So my quick answer to that is, as a small jeweler, I think your biggest asset is your existing customer. And as I say, acquiring a new customer is 6 times more expensive than retaining a new existing customer. So first and foremost is get the basic email ID or mobile number of your existing customer, and then see how can you have the existing customer like your Facebook, or get engaged in your social media, whether it's Instagram or Facebook, because jewelry is not a frequent purchase item. They are not probably dropping in every month. But that's one way you can keep them engaged, keep them informed what you're doing. And the best part is, if you can get references from them for new customers, it's much more easier to get a new customer as a reference. So very simple exercise: collect the data of your existing customer, see how you can connect with them in your social media page and have a conversation with them. It's not about selling, it's about engaging your customer so that they come back to you and they refer to new customers. Great. I think there are a lot of issues that can be addressed. For example, small retailers, they may not have the data in abundance. So in that case, how far it is advantageous to buy data from third-party vendors or maybe from social media platforms? There are so many questions which come to mind, but I think we'll need another session. So thank you very much. You have been wonderful speakers and wonderful audience. And thank you, GJC, for giving me an opportunity to conduct this. With that, Thank you so much, everyone. Yeah, thank you. Thank Bye-bye. you. Deepak, Thank you. thanks, Bye-bye. Suraj.